देखिए, इलियट के बारे में उनका जो काव्य जीवन था उसके बारे में कई सारी बातें बता दी गई थी। और उनके मूल जो काव्य सिद्धांत है वो क्या रहे हैं। पूरे जीवन उन्होंने जिन काव्य ग्रंथों और आलोचना ग्रंथों का सृजन किया उसमें वो क्या कहना चाहते हैं, परंपरा के बारे में, वैयक्तिक प्रतिभा के बारे में, या फिर रोमांटिक कवियों के विरोध में वो जो है किस प्रकार से अ, तार्किकता को और अवैयक्तिकता को या निर्वैयक्तिकता को जो है ज्यादा प्रश्रय देते हैं, इन सारी बातों को बताया गया था। तो और ये भी बताया गया था कि किस प्रकार से जो उनकी आलोचना है वो उनके काव्य से या कवि जीवन से ही मिली जुली हुई है, या उस अन्योन्याश्रय संबंध है दोनों में। और वो ये बार बार कहते भी हैं कि जो कवि होता है और जो आलोचक होता है, प्रायः वह दोनों एक ही व्यक्ति होने चाहिए या होते हैं, क्योंकि अ, आपने भारतीय काव्य शास्त्र में कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा के बारे में पढ़ा होगा कई सारे आलोचकों के संबंध में। तो कार्यत्री प्रतिभा का मतलब होता है क्रिएटिव जो टैलेंट जिसको कहते हैं, यानी किसी भी चीज की आप रचना जब करते हैं तो उसको कार्यत्री प्रतिभा कही जाती है। यहाँ पर जो है कविता के संदर्भ में ये बात कही जा रही है, यानी कविता के संदर्भ में या किसी भी काव्य के, क्योंकि प्राचीन काल में काव्य के कई सारे रूप माने जाते थे, और टी एस इलियट के शब्दों में जो काव्य, जिस काव्य के बारे में वो कह रहे हैं, उसका भी अर्थ जो है सिर्फ कविता के संबंध में नहीं है, बल्कि साहित्य के ही विभिन्न रूपों के बारे में है। कविता, कहानी, निबंध, आलोचना जो भी हो सकती है कि भी आप रचना करते हैं या जो कवि जिसकी रचना करते हैं, तो उसके बारे में बोलते हुए वो ये कहते हैं कि जो कार्यत्री प्रतिभा होती है किसी भी कवि की या किसी सर्जक की, वो प्रतिभा उसकी आलोचकीय प्रतिभा से भिन्न नहीं होती है, दोनों मिली जुली होती है। यानी वो ये बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज के बारे में सुनता है, पढ़ता है, तो वो जो है उसके मन में आलोचना उसकी चलनी शुरू हो जाती है। सामान्य व्यक्ति भी ये करता है, लेकिन होता ये है कि किसी चीज के बारे में वो बोलता है, किसी चीज के बारे में वो नहीं बोलता है। कुछ लोग उसको जो है अगर वो ज्यादा लिखने में सक्षम है तो वो लेखन के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो आलोचना एक ऐसी चीज है कि हम दुनिया में जो भी चीजें देखते हैं उसकी एक सहज आलोचना हमारे मन में चलती रहती है। इसलिए जो हम रचना करते हैं और जो आलोचना करते हैं, दोनों चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि बेहतर ये होगा कि अगर जो कवि और आलोचक एक ही व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन इसमें इसमें कई सारे अपवाद भी हैं। जैसे कि अंग्रेजी साहित्य को ही अगर उदाहरण के रूप में लिया जाए तो जो अ, इनके पहले टी एस इलियट, खुद टी एस इलियट हैं, टी एस इलियट के पहले जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, शेली हैं, ड्राइडन हैं, तो ये सारे लोग जो है कवि भी थे, आलोचक भी थे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग हुए, जैसे कि मैथ्यू आर्नल्ड हुए, प्लेटो हुए, या अरस्तु हुए, या उसके बाद आइए रिचर्ड्स हुए, एफ आर लेविस हुए, ये सारे लोग सिर्फ आलोचक थे। ये इनमें से कोई भी कवि नहीं रहा। या अगर आप भारतीय काव्य शास्त्र का उदाहरण लीजिए तो उसमें भी जो आपके भरत हैं, भामह हैं, या कुंतक हैं, मम्मट हैं, ये सारे लोग सिर्फ आलोचक हैं, ये कवि नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक अच्छे कवि हैं तो आप एक अच्छे आलोचक भी हैं, या अगर आप एक अच्छे आलोचक हैं तो आप एक अच्छे कवि भी हैं। ठीक है। तो इस बात पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो टी एस इलियट का ये कहना ठीक है कि जो है सामान्य रूप से जो व्यक्ति होता है उसमें आलोचनात्मक प्रतिभा और सृजनात्मक प्रतिभा, या जिसको वो कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा कहते हैं, वो दोनों चीजें एक दूसरे से संबंधित होती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कि दोनों ही प्रतिभाएं समान रूप से हर व्यक्ति में होंगी, या कोई भी आलोचक है तो समान रूप से वो एक अच्छा कवि भी होगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई अच्छा आलोचक है तो उसको कविता के बारे में जरूर पता है।
कि कविता कैसे रची जाती है, कविता का जो है आस्वाद लेने की कला उसके पास है, ये ज़रूर है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा कवि भी हो, या कोई एक अच्छा कवि है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा आलोचक भी हो। तो एक बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात ये है कि जो इलियट की आलोचना है, जो भी उन्होंने अपने सैक्रेड वुड नामक जो उनका ग्रंथ है जो 1920 में प्रकाशित हुआ था, वही उनकी आलोचना का मूल आधार है, वही एक प्रस्थान बिंदु आप कह सकते हैं कि जहाँ से इलियट के बारे में या इलियट काव्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में क्या बताना चाहते हैं, उसके बारे में तमाम सारी बातें वहीं से उस निबंध संग्रह से सैक्रेड वुड से ली जाती हैं। और उसी में वो प्रसिद्ध निबंध सम्मिलित है जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, बार बार उदाहरण जिसमें दिया जाता है, जिसका नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। और जिस निबंध का अज्ञे ने भी अपने हिंदी में एक अनुवाद किया था, परंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा नाम से, ठीक है, रूढ़ी और मौलिकता नाम से, जिसका उन्होंने अनुवाद किया था, और जो अज्ञेय के निबंध संग्रह त्रिशंकु में संकलित है। वो निबंध मिले, बल्कि नेट पर वो उपलब्ध है, तो आप लोग वो निबंध जरूर पढ़िए। बहुत अच्छा निबंध है वो। तो ये जो इलियट की आलोचना है, ये मूलतः एक प्रकार से आप कह लीजिए कि एक सर्जक की दृष्टि से लिखी गई है। सर्जक का मतलब ये हो गया कि जो रचना करता है, जो रचना करने वाला है, उसकी जो दृष्टि है, चूंकि खुद इलियट एक रचनाकार थे, तो उन्होंने ये जो आलोचना के लिए तमाम सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि कविता को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कविता को कैसे देखा जाना चाहिए, कवि को कैसा होना चाहिए, या कविता को पढ़ने वाला कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने रचनाकार की दृष्टि से ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। इसके बाद टी.एस. इलियट के बाद आप आई.ए. रिचर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बड़े आलोचक वो भी थे। उनकी आलोचना जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने जो आलोचना और काव्य के बारे में बातें कही हैं, वो बातें उन्होंने पाठक की दृष्टि से कही हैं कि जो पाठक क्या चाहता है, पाठक क्या देखता है, मतलब किसी चीज को पढ़ते हुए। तो जो इलियट की आलोचना है वो पाठक के ऐसा नहीं है कि पाठक के लिए नहीं है, वो पाठक के लिए भी है, लेकिन मूलतः वह जो है एक रचनाकार की दृष्टि से लिखी गई है। यानी वो जो है सर्जक के लिए भी है और पाठक के लिए भी है। तो इलियट ने जो अपने विभिन्न सारी कविताओं में और निबंधों में काव्य के बारे में तमाम सारी बातें कही, तो उन्होंने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया कि इसी नियम पर चलकर हमको कविता का निर्माण करना चाहिए, या इसी नियम पर चलकर हमको आलोचना का विस्तार करना चाहिए। ऐसा कोई उन्होंने सिद्धांत या नियम नहीं बनाया, जैसा कि प्लेटो और अरस्तु ने बनाया। ठीक है। अब आप देखिए कि जो पहले कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा की बात की गई, उसमें भी आप अगर अरस्तु का उदाहरण लेंगे, जिन्होंने नाटक के बारे में, चूंकि अरस्तु के काल में नाटक ही प्रसिद्ध थे, तो नाटक के ही को ही केंद्र में रख के उन्होंने काव्य के बारे में तमाम सारी बातें कही कि नाटक कैसा होना चाहिए, नाटक को कितना भव्य होना चाहिए, उसको कितना उदात्त होना चाहिए, उसको कितना त्रासद होना चाहिए। जब नाटक में ज्यादा ट्रेजेडी होगी तभी जो है लोगों के अंदर मन में जो भाव है करुणा के, जो तमाम सारी चीजें हैं वो विरेचित होकर बाहर निकलेंगी, तब आदमी स्वस्थ होगा, और तब जो है वो नाटक महान होगा। तो ये सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन अरस्तु खुद एक नाटककार या रचनाकार नहीं थे। अरस्तु एक दार्शनिक थे जो कि प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी बातें कही जो कि आज भी काव्य के सिद्धांत में लोग मानते हैं। तो जो कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा की बात थी, उसमें अगर आप एक ये उदाहरण देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों समान व्यक्ति हों, जैसा कि इलियट ने कहा। हाँ, ये जरूर है कि उनको अरस्तु को काव्य के बारे में, नाटक के बारे में, मनुष्य की संवेदना के बारे में बहुत गहरा ज्ञान था, चूंकि वो दार्शनिक थे। इसलिए उन्होंने इन सारी बातों पर जो लिखा, उसका जो है महत्व आज भी है, वो आज भी उतना ही शाश्वत रूप से विद्यमान है। फिर इलियट इसीलिए जो आपको बताया जा रहा है कि जो उनके इलियट के जो नियम हैं, या इलियट ने जो भी बातें सामने रखी,
तो वो उन्होंने अपने काव्य के संबंध में करते हुए ये बातें कही, जो उन्होंने अपनी कविता के संबंध में जो उन्हें मुश्किलें आई। चूंकि आप देखेंगे कि जो खड़ी बोली काव्य है, आधुनिक इतिहास जब आपने पढ़ा होगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें खड़ी बोली साहित्य का जब इतिहास शुरू होता है, तो उसको जो है प्रतिष्ठित होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उसके पहले ब्रज भाषा और अवधी भाषा और तमाम सारी अन्य बोलियों और भाषाओं में रचना हो रही थी, जो हिंदी की ही बोलियां मानी जाती हैं, लेकिन हिंदी की जो मानक बोली बाद में खड़ी बोली बनी, उसमें जो उसको संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि लोग ये मानते थे कि खड़ी बोली बहुत ही कर्कश भाषा भाषा है और उसमें कविता करना, उसमें साहित्य करना असंभव है, क्योंकि ब्रज भाषा इतनी मधुर भाषा है, उसको छोड़ करके खड़ी बोली कैसे कोई अपना सकता है। ये तत्कालीन समय के जो कवि और विद्वान और तमाम सारे आलोचक गण थे 19वीं शताब्दी के अंत तक भी, यहाँ तक कि भारतेंदु ने भी जो अपने निबंध और तमाम सारे नाटक खड़ी बोली में लिखे, और उसमें हालांकि ब्रज भाषा का भी थोड़ा प्रभाव मिलता है, लेकिन उन्होंने कविता में खड़ी बोली का उपयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि एक कविता उन्होंने लिखी और फिर कहा कि जो है मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ कि खड़ी बोली में मैं कविता कर पाऊँ, और मुझे नहीं लगता कि खड़ी बोली कविता की योग्य है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा आंदोलन चला अयोध्या प्रसाद खत्री के नेतृत्व में कि खड़ी बोली ही जो है समय की मांग है, क्योंकि जो भाषा लोग आपस में बोल चाल रहे थे, उर्दू और खड़ी बोली के प्रभाव से वो खड़ी बोली के ही निकट थी, इसलिए जरूरी था कि जो बोलचाल की भाषा थी उसको जो है काव्य में भी प्रतिष्ठित किया जाए। और धीरे धीरे फिर जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए और उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आप लोग खड़ी बोली में रचना करिए, तो फिर मैथिली शरण गुप्त और तमाम सारे रामचंद्र शुक्ल जैसे लोगों ने खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास एक तरह से लिखना शुरू किया। तो इसलिए बाद में जब मैथिली शरण गुप्त का काल या द्विवेदी युग जब खत्म होता है और छायावादी युग जब आता है, तो छायावाद का महत्व इस चीज में है कि खड़ी बोली को मधुरता देने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। उसके पहले, छायावाद के पहले की आप कविताओं को पढ़ेंगे तो छायावाद के पहले की कविताएं बहुत सीधी सीधी और सपाट कविताएं हैं। आप मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ लीजिए, उसमें हम क्या थे, क्या हो गए हैं अभी, ठीक है, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी, इस तरह का एक सपाट कथन जिसमें जो है काव्यात्मकता बहुत कम है। तो और अगर आप इसकी तुलना में रीतिकाल और भक्तिकाल के पदों को आप पढ़ेंगे तो उसमें काव्यात्मकता बहुत ऊंचे स्तर की थी, ऊंचे दर्जे की थी। तो छायावाद के कवियों के सामने ये समस्या थी कि कैसे खड़ी बोली को इसमें लाया जाए, खड़ी बोली को एक मधुरता प्रदान की जाए, जिसको बार बार इस बात के लिए व्यंग्य किया जाता है कि खड़ी बोली में ये क्षमता नहीं है कि वो एक काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो सके। तो सुमित्रा नंदन पंत ने, जयशंकर प्रसाद ने, निराला ने, महादेवी वर्मा ने अपनी कविताएं भी लिखी, और अपनी ही कविताओं के लिए उन्होंने आलोचना भी लिखी। उन्होंने अपनी कविताओं की लंबी लंबी भूमिकाएं लिखी। सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव लिखा, पल्लव में खूब लंबी भूमिका छायावाद के बारे में या अपनी कविताओं के बारे में कि कैसा समय है और इस समय में कैसे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं नए नए तरीके से। तो वो एक इतिहास की बात हो गई है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण काल था। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो टी.एस. इलियट का काल था वो भी लगभग छायावाद का ही जो काल था, वही टी.एस. इलियट का भी काल था। तो टी.एस. इलियट भी जब अपने दौर में आए थे तो वो जो है एक नई प्रकार की कविताओं और नए प्रकार के सिद्धांतों को सामने रख रहे थे। और जब वो इन नए जैसे उनकी जो 1922 में द वेस्टलैंड कविता जब प्रकाशित हुई, तो बहुत बवाल मच गया अंग्रेजी साहित्य में, और लोगों ने कहा कि इतनी असंबद्ध कविता है ये, इसका कोई न संदर्भ पता है न प्रसंग पता है, इतनी लंबी और बड़ी कविता इन्होंने लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये एक घटिया कविता है। और इसमें ये लगता है कि ये एक साहित्यिक धोखाधड़ी है कि जो है सिर्फ साहित्य रचने के नाम पर धोखा दे रहे हैं इलियट, बड़ी बड़ी बातों में लफाजी करके। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आया टी.एस. इलियट क्या कहना चाह रहे हैं और कितनी गहरी बात वो कह रहे हैं, कितना गहरा दर्शन उसमें छुपा हुआ है, तो धीरे धीरे लोगों के मन में ये स्वीकार भाव उत्पन्न होता गया। और फिर इलियट एक बहुत बड़े कवि के रूप में समादृत होते गए, और आगे आने वाले 50 सालों तक वो अंग्रेजी के सबसे बड़े कवि के रूप में जो है प्रतिष्ठित रहे।
और उन्होंने पूरे विश्व साहित्य पर एक गहरा प्रभाव डाला। तो इलियट भी छायावाद की ही तरह अपने एक प्रकार से संघर्ष कर रहे थे अपनी चीजों को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपनी कविताओं को, अपनी अपने नए सिद्धांतों को, जिन काव्य सिद्धांतों को वो मानते थे, खास तौर से परंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा की जो बात है, जो काव्य को ही देखने की बात है, यानी जो इलियट के पहले के लोग थे, आप पढ़ेंगे, आपको शायद भरत सर या अजीत सर आपको पढ़ाएंगे प्लेटो और अरस्तु होते हुए, मैथ्यू आर्नल्ड वगैरह के बारे में, कॉलरिज वगैरह के बारे में। तो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो वर्ड्सवर्थ थे या शेली थे, कॉलरिज वगैरह थे या मैथ्यू आर्नल्ड थे, ये सारे जो आलोचक थे 19वीं शताब्दी के आरंभ में, ये लोग रोमांटिसिज्म को या भाववादी कविताओं को और कवियों को प्रमुखता देते थे, यानी जिसमें भावना की प्रमुखता होती थी, जिसमें वो भावनाओं का सहज उच्छलन, यानी कि आपके मन में कोई प्रबल भाव आया और आपने कविता रच दी, इस प्रकार की कविता। या ऐसे भी कई लोग थे जो बाद में आए, जैसे मैथ्यू आर्नल्ड, तो उन्होंने जो है जब इसका विरोध किया रोमांटिसिज्म का, तो उन्होंने इसके विरोध में बिल्कुल ही अपने आत्मपरक कविताएं लिखनी शुरू की, यानी कि जो है सब कुछ उन्होंने काट दिया, आत्मपरक नहीं बल्कि एक आप कह लीजिए संस्कृत परक कविताएं। उन्होंने बिल्कुल ही व्यक्ति से काट करके समाज परक कविताएं लिखी, जिसमें व्यक्ति का योगदान नगण्य था। तो दोनों ही चीजें गलत थी, कि बिल्कुल ही आप या तो व्यक्तिगत हो जाइए, या बिल्कुल ही आप इतना संस्कृत परक हो जाइए कि उसमें बिल्कुल ही व्यक्ति की किसी भी सुख दुख की भावना ही ना मिले। इसी प्रकार जर्मन आलोचना उस समय प्रचलित थी, जिसमें किसी भी कविता को देखने के पहले कवि के बारे में देखा जाता था कि वो कवि किस विचारधारा से प्रेरित है, कवि कहाँ रहता है, उसके जीवन में क्या क्या हो रहा है, वो किन लोगों से मिलता है, किन लोगों से वो प्रभावित होता है। तो ये सारी चीजें जो है कविता को प्रभावित करती थी, और कविता को देखने पर जो है देखने की दृष्टि में अंतर पैदा करती थी। यानी जो आलोचक थे वो कविता को नहीं देखते थे, जो मान लीजिए कि किसी कविता की आलोचना करनी है, तो वो कविता को नहीं देखेंगे, पहले वो ये देखेंगे कि उस कविता का रचनाकार कौन है, ये आदमी किस विचारधारा का है, ये आदमी कहाँ रहता है, किस प्रकार से ये उठता बैठता है, इसके जीवन में कौन कौन है, उसके हिसाब से वो जो है उसकी कविता की आलोचना करता है। तो दोनों ही चीजें गलत थी, या तो आप पूरी तरह से व्यक्तिगत आलोचना करेंगे, या तो आप पूरी तरह समाजपरक आलोचना करेंगे, लेकिन कविता पर जो है कोई सीधे सीधे जाकर बात नहीं करता था। तो टी.एस. एलियट ने ये कहा कि जो ईमानदार आलोचना है, उसका काम ये है कि वो कविता को देखे, कवि को न देखे। ठीक है। तो जब आप आगे चलकर मान लीजिए आप पढ़ेंगे, तो टी.एस. एलियट के पहले ही एक आलोचना आई थी जिसको रूसी रूपवाद के नाम से जाना जाता है। 1910 के आसपास, वही काल है लगभग, 1910 के आसपास वो प्रचलित हुई, और 1940-50 के दौर में आगे जाके बहुत ही एक व्यापक प्रभाव उसने डाला। तो रूसी रूपवाद में भी यही बात कही गई कि जो काव्य है, जो काव्य की अपनी संरचना है, कि काव्य किस प्रकार से शब्दों को उसमें रचा गया है, शब्द हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए कि वो कविता किसने लिखी है, वो कवि कहाँ रहता है, उस कवि का किसी पार्टी से कोई संबंध है कि नहीं है, वो कवि जो है किस प्रकार के परिवार से आता है, या किस गांव या शहर में रहता है। इन चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। उसने जो लिखा है, जो आपके सामने है, उस पर आप चर्चा कीजिए, और उसी के माध्यम से एक ईमानदार चर्चा हो सकेगी साहित्य पर। इस बात को बार बार टी.एस. एलियट ने दिया, और उन्होंने कहा कि परंपरा जो चली आती है, परंपरा का मतलब ये नहीं है कि जो सड़े गले तत्व हमारे जो है थे, जिसको हमने छोड़ दिया है, वो भी परंपरा का अंग है। वो परंपरा का अंग नहीं है। परंपरा वो होती है जो प्राचीन काल में भी थी, जो मध्य काल में थी, और जिसको हमने आज भी स्वीकार किया हुआ है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने छोड़ दी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हमारे जीवन में हम नहीं पालन करते हैं, बहुत जो 500 साल पहले, 1000 साल पहले, या 5000 साल पहले जो हमारे जीवन में थी, क्योंकि वो आज हमको जो है रिलेवेंट नहीं लगती, हमको वो प्रासंगिक नहीं लगती, तो हम उसको नहीं मानते हैं। ठीक है। तो उनका कहना यह है कि परंपरा वो है जिसकी धारा बनी रहती है, जिन चीजों को हम अपनाते हैं वो उसकी धारा बनी रहती है, जिन चीजों को हम काल के प्रवाह में छोड़ देते हैं, वो चीजें जो है
अप्रासंगिक होकर अपने आप छूट जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए सती प्रथा को, कि एक समय ऐसा था कि जो है सती प्रथा को अनिवार्य माना जाता था कि बिल्कुल ही लोगों का ये मंतव्य था कि स्त्री क्या करेगी जीवित होकर के अगर उसका पति नहीं है। ऐसा होता था कि बाल विवाह होता था 3-4 साल की उम्र में भी, 5 साल की उम्र में, और उसके बाद अगर उसका पति मर गया मान लीजिए 8 साल की उम्र में, तो वो बाल विधवा हो गई और उसको भी जो है वो चिता पर रख दिया जाता था। और उसमें लोगों को बहुत कष्ट नहीं होता था, क्योंकि वो ये मानते थे कि इसका जीवन उसी से संबंधित है और जब वही नहीं रहा तो ये जीकर क्या करेगी। तो इस प्रकार की एक ऐसी प्रथा मौजूद थी जिसका बहुत खुलकर विरोध बंगाली समाज ने, बंगाली नवजागरण के समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने खुलकर इसका विरोध किया। और इसके विरोध करने के परिणाम स्वरूप कई ऐसे रूढ़िवादी लोग थे जो ये मानते थे कि राम मोहन रॉय वगैरह हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, हिंदू धर्म में ऐसा लिखा हुआ है। तो राम मोहन राय ने क्या किया, दयानंद सरस्वती ने क्या किया कि उन्होंने सारे शास्त्रों को फिर से पढ़ा। उसमें उन्होंने उनको फिर से जो है कहा कि ये देखो, ये शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि शास्त्रों में तो स्त्री को स्वच्छंद और बहुत ही उसको शक्ति दी गई है कि वो विधवा विवाह कर सके, वो जो है दूसरे पुरुष के साथ जा सके, इस तरह की चीजें दी गई हैं। तो उन्होंने पूरा उदाहरण के साथ ये प्रस्तुत किया, अंग्रेजों से ये कहा कि इसके लिए नियम बनाइए, जो इसका पालन ना करे उसको दंड दीजिए। तो ये सारी चीजें हुई और धीरे धीरे ये प्रथा धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन जो जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनको उस समय बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा। जो रूढ़िवादी वर्ग था हिंदू धर्म का, उसका जो है बहुत ही विरोध सहन करना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं कि आज 200 साल बाद आज इस तरह की प्रथा का नाम सुनते ही बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि क्या कभी ऐसी प्रथा मौजूद थी। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें रही हैं इतिहास में, जो अब अप्रासंगिक हो गई हैं, क्योंकि समाज की जो गति है, जो समय की गति है, उसके माध्यम से ये सारी चीजें अब एक सड़ी गली अवस्था में है। तो एलियट का यही कहना है कि परंपरा वह है जो हमारे आज भी मौजूद है हमारे काल में, और वो प्राचीन समय में भी मौजूद थी और उसकी धारा कभी टूटी नहीं। जैसे कबीर की परंपरा, तो कबीर की परंपरा ये है कि वो हमेशा ये बात कहते हैं कि मनुष्य को बहुत ही सहज भाव से रहना चाहिए और उसको हमेशा ही सहज रूप में लोगों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। तो इन सारी चीजों को लेते हुए वो बात अपनी रखते हैं। और वो प्रेम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर की जो प्राप्ति है वो आडंबर से या किन्हीं अन्य प्रकार की चीजों से नहीं हो सकती। और उसका एक ही मंतव्य है कि जब आप अपने हृदय में ये जानेंगे कि आप भी उस अविनाशी और निराकार उस प्रभु के एक अंश हैं, तो आप ये मान पाएंगे कि जो है उसके लिए तो आप ये मान पाएंगे कि कबीर के लिए जो परंपरा थी वो प्रेम और सहज भाव की थी। और इसीलिए वो कहते थे कि ईश्वर आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ हाँ, एक मिनट, डिस्टर्ब हो रहा नेटवर्क। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि जो कबीर की परंपरा है वो ये थी कि मनुष्य जो है वो मूलतः सहज भाव और प्रेम को लेते हुए ही अपनी जिंदगी व्यतीत करता है, और उसे जीवन में मूलतः शांति चाहिए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मतलब जीवन में संघर्ष कम से कम हो, सुख ज्यादा से ज्यादा हो, आनंद ज्यादा से ज्यादा हो। और एक समय ऐसा आता है जब वो ये सोचता है कि मेरे आने का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ इस धरती पर क्यों मौजूद हूँ, इसके बाद क्या होगा। इन सारी चीजों पर विचार करते हुए जो उनके समय में तमाम सारी प्रथाएं थी, तमाम सारी बातें थी, उनको उन्होंने नाथों से, सिद्धों से सब कुछ सीखा। सब कुछ जो है उन्होंने ट्राई किया, एक प्रकार से प्रयास किया कि देखें इसके माध्यम से क्या मिलता है। लेकिन अंत में उन्होंने पाया कि ये सब महज एक आडंबर है।
ये सब एक सिर्फ एक छलावा है, ये सिर्फ एक बहुत ही अस्थाई सी चीज है जिसके माध्यम से एक स्थायी निदान नहीं मिल सकता। आपको अपने आध्यात्मिक जो सुख है चाहिए आपको नहीं मिल सकता। तो फिर उन्होंने अपने एक लंबे अनुभव से उसके बाद ये जाना और ये बताया लोगों को कि यही जरूरी है कि आप सिर्फ अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको नष्ट करिए, और जो अपने प्रेम को है उसको उजागर करिए, लोगों से प्रेम करना सीखिए, लोगों के प्रति सहानुभूति रखिए, और इसी माध्यम से आपको एक अच्छा गुरु मिल जाता है। तब आप जाकर उस प्रभु का दर्शन पा सकते हैं या उसको उसके आनंद को महसूस कर सकते हैं। तो ये जो कबीर की परंपरा है, ये पहले भी थी, ये बुद्ध के समय भी थी, ये उसके पहले भी वेदों के समय में भी थी, और ये आज भी है। ऐसा नहीं है कि और तुलसी की भी एक परंपरा है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जब तक आप एक ईश्वर को सामने रखकर उसकी आराधना नहीं करेंगे तब तक आपका मन ईश्वर में नहीं लगेगा। वो सगुण परंपरा है, वो भी मौजूद रही है, क्योंकि वेदों के समय में भी नदियों और पहाड़ों और वृक्षों की लोग पूजा करते थे, आज भी पूजा करते हैं, आज भी वो मानते हैं कि इनमें दैवी तत्व मौजूद हैं। और उसका अगर वैज्ञानिक उसकी व्याख्या भी की जाती है कि इसमें तमाम सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमको बहुत लाभान्वित करती हैं। तो ये एक परंपरा है जो अविच्छिन्न रूप से एक धारा के रूप में प्रवाहित रहती है, जिसकी बात बार बार टी एस इलियट करते हैं, और उसी के संबंध में, उसी परंपरा के ही संबंध में वो व्यक्ति की बात भी करते हैं कि उसी परंपरा से जो व्यक्ति है वो अपनी साधना प्राप्त करता है, वो जो है एक शक्ति प्राप्त करता है। वो ये बात कहते भी हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो कवि है वो बहुत ज्यादा अगर पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा अगर उसने परंपरा को अधिग्रहित कर लिया है, तो वो हो सकता है कि वो अपनी कविता ना कर पाए, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर मैं ये कविता लिखूंगा तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है, सारी चीजें इसमें आ नहीं पा रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कवि के लिए भावना और संवेदना प्रमुख है, लेकिन वो भावना और संवेदना ऐसी होनी चाहिए जो समाज के व्यापक तबके को जो है अनुस्यूत करे, उसको जो है उसमें ग्रहण करे। अब ऐसा नहीं है कि बार बार आप एक ही प्रकार की कविताएं लिख रहे हैं, एक ही प्रकार की संवेदना हर कविता में आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो आपकी जो कविता है, जो आपकी कहानी है, जो भी आप प्रकट कर रहे हैं, वो बार बार फिर ऐसा लगता है कि आप पृष्ठ पेषण कर रहे हैं, एक ही चीज को आप बार बार जो है कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो उसका चमत्कार खत्म हो जाता है फिर। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि परंपरा एक साधक के रूप में पाठक जो सर्जक है उसके सामने आती है, और वो कई बार जो है उसको बहुत शक्ति देती है, और आगे चलकर वो बहुत ही महान रचनाएं करता है। तो उन्होंने अपने को एक प्रकार से अभिजात्यवादी घोषित किया था। अभिजात्यवादी का मतलब है जिसको आप क्लासिसिस्ट कहते हैं। जैसे पिछली क्लास में आपको बताया गया था, क्लासिसिस्ट मतलब होता, हालांकि कई सारे लोग इसको शास्त्रवादी या शास्त्रीयतावादी या अभिजात्यवादी इसका अनुवाद करते हैं, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है वो ये है कि एक ऐसी चीज जो कि हमेशा बनी रहे, जिसका चमत्कार हमेशा बना रहे, जो जिसमें जो मूल्य हैं वो कभी भी क्षरित ना हो। जैसे कि जो महात्मा गांधी की बातें हैं, जो टैगोर की बातें हैं, जो प्रेमचंद की बातें हैं, उनका मूल्य हमेशा बना रहेगा। जो गौतम बुद्ध हैं उनका मूल्य हमेशा बना रहेगा, कबीर का मूल्य हमेशा बना रहेगा। तो ये सारी ऐसी बातें हैं कि जो क्लासिक कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी बातें करेगा तो उसको क्लासिक की संज्ञा दी जाएगी, या निराला की जो कविताएं हैं जैसे खासतौर से राम की शक्ति पूजा, तो वो क्लासिक कैटेगरी में आती है। तो टी.एस. इलियट ने अपने आप को क्लासिसिस्ट कहा कि मैं एक अभिजात्यवादी कवि हूँ, और वो ये बार बार जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जो सचेतनतावाद है या रोमांटिसिज्म है उससे विरोध है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि कवि सिर्फ भावनाओं में बहकर जो है अपनी कविताओं का सृजन करे, सिर्फ वो जो है अपनी ही बातों को बार बार दोहराएं। तो इसलिए वो जो है उसके विरोध में करते हैं। लेकिन जिन विद्वानों ने इलियट की कविताओं को बहुत ही करीब से पढ़ा है वो ये जानते हैं कि टी.एस. इलियट की कविताओं में भी स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म के तत्व मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से उससे मुक्त हैं। आप अगर हिंदी का उदाहरण लेंगे, हिंदी कवियों में भी जो अज्ञेय हैं, चाहे मुक्तिबोध हैं या शमशेर हैं, जो नई कविता के कवि माने जाते हैं या प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने
छायावाद का विरोध किया, तो ऐसा नहीं है कि छायावाद में भी रोमांटिक तत्व मौजूद थे। तो छायावाद का विरोध उन्होंने इसी